कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों में कि ये सजीव है ये निर्जीव है? यस अब आप कहोगे कि मैम जो चल रही है यानी कि जिनमें गति हो सकती है वो सजीव है और जिनमें गति नहीं हो सकती वो निर्जीव है। आपको पता है कि अणुओं में गति जो है वो होती है, अणुओं की गति हमें दिखाई नहीं देती। आपको आसपास दिख रहा है कि अणु जो है इधर भिड़ रहे हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। जीवों के शरीर को मरम्मत व अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ऊतक में खराबी आ गई तो उस खराब ऊतक से इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसको रिपेयर करना जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? भोजन का जो पाचन है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये मिलके आपके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी, ये उस यूरिन को आगे लेकर जाएगी, मूत्र का निर्माण हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है जाप प्रक्रम। ये आपके बायो का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है जाप प्रक्रम। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जाप प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का नाम है। देखो, जाप प्रक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रक्रम, ऐसी क्रियाएं जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब आप कहोगे कि एक सनम चाहिए जिंदा रहने के लिए। नहीं नहीं नहीं, जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती हैं जो कि आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगी तो इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, और इंसान क्या, जो और भी सजीव है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमारे शरीर के अंदर चलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जाप प्रक्रम कहते हैं, कि जो कि हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब ये अनुरक्षण क्या होता है, इसकी चर्चा अभी हम यहाँ पर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जिन जिन तंत्रों को हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले पाचन तंत्र। देखो, आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी? जब आप कुछ खाओगे नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी? तो पहले तो आप पोषण लोगे, यानी कि पोषक तत्वों का सेवन करोगे, और फिर उससे आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जो भी आपने चीजें खाई है उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, पाचन होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पोषण और पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? श्वसन की। देखो, आप हमेशा समझते हो कि श्वसन का मतलब होता है कि हमने सांस अंदर ली, यानी कि ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, सिर्फ यही मतलब है श्वसन का। ना, ये नहीं है मतलब। श्वसन का मतलब है कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जा रही है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है, उसका ऑक्सीकरण करती है, तब जाके आपके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अल्टीमेटली श्वसन का मतलब ये भी है कि श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही आपके अंदर ऊर्जा बनेगी। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तीसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? वहन के बारे में। देखो, जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को मिलना जरूरी है। कैसे मिलेगी? क्या हमारे शरीर के अंदर कोई बस गाड़ी घोड़े लगे हुए जो पहुंचा देगी ऑक्सीजन को? नहीं, इसके लिए दूसरे प्रकार का एक व्हीकल है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो वहन तंत्र है उसकी आवश्यकता होती है, इसको हम परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो रक्त है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से तक जाता है। अगला जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या है? देखो, आपने खाई चीजें, बॉडी ने पचा ली, लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी तो होंगे जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे कि आपके घरों में कचरा हो जाता है, आप उसको बाहर फेंकते हो नहीं फेंकते हो, ऐसे ही हमारी बॉडी भी तो एक तरीके से घर है। इससे जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कचरा है, वो बाहर निकालना जरूरी है। घर में रहेगा तो गंदा करेगा ना, तो घर से बाहर फेंकना जरूरी है इस कचरे को। तो उसके लिए हमें चाहिए कौन? उत्सर्जन तंत्र। अब ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं हम मानवों के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, और हम पेड़ पौधों के अंदर भी ये प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी जो आसपास वस्तुएं देखते हैं उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये वस्तु कौन सी है और वो वस्तु कौन सी है। बताइए कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? हम अपने आसपास जो वस्तुएं देख रहे हैं उनको डिवाइड कैसे करोगे? देखो, हम जो अपने आसपास वस्तुएं देख रहे हैं उनमें हो सकता है कि कोई वस्तु जो है वो सजीव है और कोई जो वस्तु है वो क्या है? निर्जीव है ना? कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनमें कोई सजीव हो सकती है और उनमें कोई यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है? निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों में कि ये सजीव है ये निर्जीव है? यस,
अब आप कहोगे कि मैम जो चल रही है यानी कि जिनमें गति हो सकती है वो सजीव है और जिनमें गति नहीं हो सकती वो निर्जीव है। एक सिंपल सा डिफरेंस हम यही देखते हैं कि सजीव में जैसे कि हम मनुष्य को ले लिया, अपने छोटे भाई बहन मम्मी पापा इनको ले लिया, कुत्ते बिल्ली जानवर इनको ले लिया, ये सब सजीवों के अंदर आएंगे मैम। ठीक, निर्जीव के अंदर क्या आएगा, जैसे कि कोई भी आपने देख लिया ये पैनल लगा हुआ है, ये क्या है, निर्जीव है। ये आपको दिख रहा है स्टाइलस, ये क्या है, निर्जीव है। तो आप अपने आसपास ऐसी चीजें देख रहे हैं जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, ये सारी चीजें क्या है, निर्जीव है, क्योंकि इनमें गति नहीं हो रही है। हाँ, हम इन पे कोई फोर्स लगा दे रहे हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन इनमें खुद के पैर है क्या कि हाँ रात को जो है इन टेबल में क्या हुए, पैर हो गए और ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, नहीं ना। तो निर्जीव जो है उनमें गति नहीं पाई जाती है, जबकि सजीवों में गति होती है। अब जो दिमाग में उठने वाला क्वेश्चन है सबसे पहले कि मैम जो पेड़ पौधे हैं वो सजीव के अंतर्गत आएंगे या फिर निर्जीव के अंतर्गत आएंगे। यस, बताइए। हमेशा ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पेड़ पौधे सजीव के अंदर आते हैं, निर्जीव के अंदर आते हैं, क्योंकि ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते। फिर देखो, पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपके सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों आते हैं सजीव के अंतर्गत ही? क्योंकि देखो जो आपके पेड़ पौधे हैं उनमें गति पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि गति का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओ, नहीं। इनमें क्या होता है, पेड़ पौधों के अंदर भी क्रियाएं होती हैं। आपने देखा है ना कि आप छोटा सा पेड़ लगाएंगे वो बड़ा हो जाता है, फिर वृक्ष बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर गति होती है। अब ये वृद्धि पर आश्रित गति हो सकती है, वृद्धि से मुक्त गति हो सकती है। गति तो इनके अंतर्गत हो रही है। छुई मुई का पौधा देखा है, छुई मुई का मतलब क्या है, अपन कहते हैं ना कि छुई मुई हो रहा है बड़ा ही ज्यादा, कि हमने उसको टच किया तो वो ऐसे सिकुड़ गया, ऐसे छुई मुई का पौधा होता है। जब हम उसको टच करते हैं तो वो संवेदना प्रदर्शित करता है, यानी कि उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पत्तियां सिकुड़ी और फैली उसकी वजह से उसमें वृद्धि हो गई, नहीं, वो वृद्धि से मुक्त गति हो गई, लेकिन उसमें गति तो हो रही है ना। तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें गति पाई जाती है, इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके लिविंग थिंग्स के अंदर, सजीवों के अंतर्गत आते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाऊं तो क्या आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि इनमें से सजीव कौन है, निर्जीव कौन है? बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कुत्ता है वो सजीव है या निर्जीव है, तो ये आएगा सजीव के अंदर, क्योंकि इसमें गति होती है। हाँ हाँ हाँ, देखो अपने पीछे एक बार कुत्ता लगा के पता चल जाएगा कि आप भी सजीव हो और ये भी सजीव है ना। दूसरा देखो, पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आएंगे, सजीवों के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें भी क्या होती है, गति होती है। इंसान मनुष्य की बात करें, ये भी सजीव के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, टेबल की, तो टेबल में क्या गति पाई जाती है, नहीं, तो ये क्या हो गए, आपके निर्जीव हो गए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें चम्मच की, चम्मच में गति होती है, नहीं होती ना, तो चम्मच जो है वो आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, निर्जीव के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, सबसे पहले उत्पादकों की, जिनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर्स। आपको पता है ये सजीव होते हैं, चाहे हमें इनकी गति ना नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये क्या है, यहाँ पर सजीव है। कैसे है, देखो, एक बारी को इस पृथ्वी के ऊपर आप ना हो तो चलेगा लेकिन पेड़ पौधे ना हो तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादकों के द्वारा ही क्या हो रही है बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं, है ना, और ऑक्सीजन हमें मिल रही है। तो यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए हमारे पृथ्वी के लिए उत्पादक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार को आप ना हो, हम ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर उत्पादक ना हो तो यहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। तो जो पेड़ पौधे हैं जिनमें हमें वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो पेड़ पौधे जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सजीवों के अंतर्गत आते हैं। तो सजीवों में जो गतियां हैं वो पाई जाती है, गतियां वृद्धि से संबंधित या अन्य हो सकती है। हो सकता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे पौधे भी हो जितना लाए हैं उतना का उतना रखा है। अभी मैं आपको एक पेड़ दिखाऊं, मैं इतना लाई थी, वो इतना का इतना रखा है, लेकिन वो क्या है, सजीव है, उसके अंदर जो गति है वो हो रही है, चाहे वो वृद्धि से मुक्त गति हो, चाहे वृद्धि पर आश्रित गति हो। ठीक है, तो वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि हमको दिखाई नहीं देती, हमें परिलक्षित नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सारे पेड़ पौधे जो है वो क्या है, यहाँ पर सजीव होते हैं।
क्लियर सभी को। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, देखो सजीव की बात कर ली, निर्जीव की बात कर ली, लेकिन बीच की बाल की तो बात ही नहीं की। अरे वो कौन है, वो है वायरस यानी कि विषाणु। बताओ जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो सजीव है या निर्जीव है? पता है ये अभी तक भी विवाद बना हुआ है। क्यों? देखो आपको पता है कि अणुओं में गति जो है वो होती है, अणुओं की गति हमें दिखाई नहीं देती। आपको आसपास दिख रहा है कि अणु जो है इधर भिड़ रहे हैं, इधर भिड़ रहे हैं, दिख रहे हैं? ये नहीं दिख रहे ना। अणुओं की गति होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें वायरस की, वायरस के अणुओं में गति नहीं होती है, तो जब गति नहीं हो रही है तब तो ये निर्जीव हो गया, हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो विषाणु है, वायरस है, वो किसी सजीव के अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया, और किसी जीव को इसने क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। तो संक्रमित कर रहा है तो यानी कि वो सजीव हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए जो वायरस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो वायरस है वो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी अगर हम यहाँ पर पूछे तो आपके कौन होती है, वायरस है, विषाणु है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ गुण आपके सजीव के हैं, कुछ गुण आपके किसके हैं, निर्जीव के हैं। तो ये इन दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। और ये अभी तक भी विवाद का विषय बना हुआ है कि जो आपके विषाणु है, वायरस है, वो सजीव है या निर्जीव है। तो देखो अणुओं की गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की क्या है, एक संयोजक कड़ी है, सजीव को निर्जीव को जोड़ने वाली एक कड़ी है। विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती है। तो विषाणु के अंदर जब गति नहीं हो रही है तो हम इसको निर्जीव कहेंगे, लेकिन ये किसी दूसरे जीव को संक्रमित कर देता है तो एक तरीके से सजीव माना, फिर हमने इसको, इसीलिए इसको हम निर्जीव और सजीव के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, सजीवों की, यानी कि लिविंग थिंग्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, हम पर्टिकुलर किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप किसकी यहाँ पर बच्चे, सजीवों की। तो देखो अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की, तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, बताओ। अब मत कहना कि यहाँ बर्गर है, यहाँ पिज्जा है, यहाँ मोमो है, नहीं। देखो हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना होता है किससे, कोशिकाओं से। ठीक है, कोशिकाओं का समूह मिलकर आपके यहाँ पर क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर ऊतक बना रहा है। और ऊतक मिलके आपके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ऊतक मिलके क्या बना रहे हैं, अंग बना रहे हैं। और अंग मिलके फिर आपके तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का। तो देखो कोशिकाएं जो होती है ना, इन कोशिकाओं के भी कुछ घटक होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंग है ना, ऐसे ही इस कोशिका के भी अंग होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे आपके कान है, आवाज को ग्रहण करते हैं, संवेदना को, है ना। आपकी नाक है, दूसरों के काम में अड़ाने के अलावा क्या क्या करती है, सूंघने का काम करती है ना। आंखें जो है वो देखने का काम करती है। तो हमारे शरीर के अंगों का कार्य होता है, ऐसे ही कोशिका के शरीर के अंगों का भी, यानी कि कोशिका जो है उसके घटकों का भी, उसके अंगों का भी कार्य होता है, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब ये कोशिकाओं का समूह मिलके आपके क्या बनाएगा, ऊतक बनाएगा, है ना। और यही जो ऊतक है वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। यही ऊतक मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, हमारे शरीर को बना रहे हैं। तो सजीवों में क्या उपस्थित होते हैं, ऊतक उपस्थित होते हैं, और ऊतकों में कोशिकाएं मौजूद होती है। तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो आपके कौन हो गई, कोशिका हो गई। ठीक, तो कोशिकाओं में भी छोटे घटक उपस्थित होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब देखो हमें पता है कि हमारी बॉडी में ऊतक मौजूद है ना। ये ऊतक अपना क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ऊतक हो गए यहाँ पर खराब, इनमें आ गई खराबी, हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। अगर हमारी बॉडी यहाँ पर फंक्शन नहीं कर पाएगी अगर इन ऊतकों में खराबी आ गई तो। अब ये अगर इन ऊतकों में खराबी आ गई है तो बच्चे क्या करना पड़ेगा, इनकी मरम्मत होना जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, यानी कि इनकी रिपेयरिंग होना जरूरी है। रिपेयर नहीं किया तो चल बसेगा आदमी। तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक इंसान जो है वो जीवित नहीं रह सकता अगर उसकी ऊतक खराब हो जाए, वो काम करना बंद कर दे। अब आप एक बात सोचो, आप अभी ये क्लास देख रहे हो,
आप कुछ और काम कर रहे हो? नहीं, आप विराम अवस्था में बैठे हो, चुपचाप इस क्लास को देख रहे हो। लेकिन आपको पता है जब आप इस क्लास को देख रहे हो ना, फिर भी आपके शरीर के अंदर ना लगातार जो है प्रोसेस चल रही है, लगातार जो क्रियाएं हैं वो आपके शरीर के अंदर हो रही है ना। अब सोच के चंबा होता है कि मैम हम तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं चल रही है। कितनी अनोखी बात है ये, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर लगातार ये जो क्रियाएं हैं वो होती रहती है, ऐसे प्रोसेस जो है वो चलते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो निरंतर कार्य करता रहता है। तो हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य जो है कुछ प्रक्रमों के द्वारा किया जाता है। उन्हीं प्रक्रमों को मिलाकर हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जीवों के शरीर को मरम्मत व अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ऊतक में खराबी आ गई तो उस खराब ऊतक से इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसको रिपेयर करना जरूरी है ना। जैसे हमारे घर की मशीनें खराब हो जाती है, हम उसको रिपेयर करते हैं ना, ऐसे ही इनको रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से निर्मित होती है और अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। तो अगर अणुओं को गतिशील बनाए रखेंगे तो हमारे शरीर में गति होती रहेगी, ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सारे प्रक्रम जो कि सम्मिलित रूप से हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं? अनुरक्षण का कार्य। अनुरक्षण का मतलब है कि जो हमारी बॉडी को बनाए रख रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि मानो कि अभी आपको कोई गाना सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। अभी देखो मैंने तो गाया नहीं है कोई भी गाना, तो आसपास भी नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप कहीं म्यूजिक बजाओगे तो आपको सुनाई दे जाएगा। तो आपके कानों ने क्या किया? उस आवाज को ग्रहण किया, उस संवेदना को ग्रहण किया। अभी जैसे आपके मम्मी जो है खाना बना रही होगी बढ़िया बढ़िया, तो आपको खुशबू आ गई वो, है ना, तो आपकी नाक ने क्या किया? उस गंध को ग्रहण करने का काम किया। ऐसे ही आपकी जीभ चवड़ चवड़ चलने के अलावा क्या काम करती है? स्वाद भी ग्रहण करती है। तो क्या हो रहा है कि ये जो सारी सूचनाएं हैं ये हमारे संवेदियां ग्रहण कर रहे हैं, और फिर कोशिकाओं के माध्यम से, ऊतकों के माध्यम से ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक जा रही है। आपने कभी सोचा है, मतलब हमारे दिमाग से ही सोचना है, आपने कभी सोचा है कि इस ब्रेन तक की सारी चीजें आ कहां से रही है? हमें कैसे पता चल रहा है कि मैम हमें सामने दिख रही है? हमें कैसे पता चल रहा है कि मैम बोल रही है? कैसे पता चल रहा है? ये सारी चीजें जो हमें पता चल रही हैं वो हमारे संवेदी अंगों की वजह से ये सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। फिर संवेदी कोशिकाएं इन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक लेकर जा रही हैं, और फिर जो दूसरे प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स लेकर आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया। ऐसे ही आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। आप बैठे हुए भी हो ना, आप अभी खाना नहीं खा रहे, फिर भी आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि अंदर तो काम चल रहा है ना, अंदर तो 24/7 काम चल रहा है, उसके लिए तो ऊर्जा चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है उसको पचाने के लिए पाचन तंत्र होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको हमेशा लगता होगा श्वसन तंत्र का मतलब है कि हमने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, ये हो गया श्वसन तंत्र। ये नहीं है। श्वसन तंत्र का मतलब ये भी होता है कि जब आप सांस अंदर लेते हो, ऑक्सीजन अंदर गई, ग्लूकोज के साथ वो मिक्स होती है, और उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है। अब कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगी। तो श्वसन तंत्र हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? वहन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? वहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी हम इसको कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। वहन तंत्र में क्या होगा? देखो, अब शरीर के अंदर तो ऐसा तो नहीं है ना गाड़ी घोड़े लगे पड़े हैं और चलो चलो मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ, आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ और सारी जगह घुमा दिया, नहीं ना। वहन तंत्र के द्वारा क्या होगा? हमारा जो हृदय है ना वो क्या करेगा? जो हमारा ब्लड है उसको पंप करेगा। एक तरीके से पंपिंग स्टेशन है, ब्लड को शरीर में पंप किया। अब ब्लड में ना आपके होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरीके से किसको लिफ्ट देगा? ऑक्सीजन को लिफ्ट देगा, और उसको शरीर के सारी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, क्योंकि सारी कोशिकाओं को चाहिए कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रक्त के लिए ऑक्सीजन को संचरित करने के लिए किसकी जरूरत है? वहन तंत्र की जरूरत है। ये आपको नजर आ रहा है? ये किसको दिखा रहा है? यहाँ पे कंकाल तंत्र को दिखा रहा है। आपकी बॉडी में जो हड्डियां हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपके शरीर को सपोर्ट मिल रहा है, किसकी वजह से? कंकाल तंत्र की वजह से मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है? आपके तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम। आप जितनी भी सूचनाएं आसपास से ग्रहण कर रहे हैं, सोचने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र की वजह से ही कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके क्या हो गया? श्वसन तंत्र हो गया। आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण श्वसन तंत्र की वजह से
होगा। और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, पाचन तंत्र है। आपने जो भी भोजन किया, तो आप तो बड़े बड़े भोजन के अणु लेते हैं, उनको छोटे में कैसे तोड़ेंगे, और सुबह जब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है तो वो कैसे निकलेगा। तो इन सारी चीजों के लिए हमें इन सारे तंत्रों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र भी होता है। यहाँ पर आपके जो अंतःस्रावी तंत्र है वो भी आपके शरीर के अंदर मौजूद है। ये सारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, यानी कि जो चीज हमें जरूरी है ना, हम उसके साथ पैदा हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, आपके सारे प्रोसेस होते हैं। इस चैप्टर के अंदर 4 तंत्रों की बात हम करेंगे, पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की, और चौथा उत्सर्जन तंत्र की। पेड़ पौधों के अंदर भी और जीवों के अंदर भी ये चारों सिस्टम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। देखो, जैसे आपको पता है, आपके घर में 4 लोग हैं अगर, तो 4 में से जो 2 लोग हैं वो कुछ और खाते होंगे और 2 लोगों की पसंद कुछ और होगी। ऐसे ही इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव है ना, सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। सबका भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक प्रकार के जीव वो एक प्रकार से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे प्रकार के जीव वो दूसरे प्रकार से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि सबका तरीका इस पोषण को ग्रहण करने का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। अब इस ऊर्जा के लिए खाना खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी, बिना खाए पिए कैसे ऊर्जा मिलेगी, हाँ, कि हवा में बातें कर ली और ऊर्जा मिल गई, नहीं। पोषण यानी कि आप भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा से हमारे शरीर के अंदर सारी प्रक्रियाएं जो है वो संपन्न होंगी। अब ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पोषण कहते हैं। क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रक्रम को कहा जाता है पोषण, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ऊर्जा चाहिए नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कैसे मिलेगी, खाना खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ऊर्जा मिलेगी रे बाबा, नहीं मिलेगी। तो कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव द्वारा भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैसे कैसे प्रकार का जो पोषण प्रक्रम है वो यूज लिया जाता है, तो देखो, अगर जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पोषण की, तो 2 प्रकार का पोषण हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन सा, देखो, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूं, क्योंकि आज सिर्फ हम परिचय पढ़ रहे हैं। एक एक सिस्टम को एक एक बढ़िया तरीके से हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इस पोषण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, स्वपोषी पोषण की और विषमपोषी पोषण की, ठीक है। स्वपोषी पोषण को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और विषमपोषी पोषण को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों में डिफरेंस बता सकता है कोई? यस, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है क्या? देखो, अगर हम बात करें स्वपोषी पोषण की, तो ये जो प्रकार का पोषण होता है वो पेड़ पौधों में, कुछ आपके नीलहरी शैवाल है उसमें होगा। यानी कि ये अपना खाना खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप कहोगे कि मैगी तो हम भी बना लेते हैं तो हम भी स्वपोषी जीव हो गए। स्वपोषी जीव का मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि कौन, पेड़ पौधे। तो इस स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आपके कौन आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपके कौन कर सकते हैं, पेड़ पौधे हो गए, कुछ नीलहरित शैवाल हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें विषमपोषी जीवों की, तो देखो, जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि प्राणी संभोजी हो गए, जैसे कि परजीवी हो गए, जैसे कि आपके यहाँ पर मृतोपजीवी हो गए। प्राणी संपोषी जीव कौन से होते हैं? जैसे 3 प्रकार के होते हैं, इसमें तीनों को मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला है इसमें प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब क्या है? देखो, जो कि भोजन को ग्रहण करेंगे और उनके शरीर के अंदर भोजन का पाचन होगा, ठीक। दूसरे प्रकार के आपके होते हैं मृतोपजीवी, जो कि मरे हुए जीवों से अपना
भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरे आपके होते हैं परजीवी, जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों प्रकार के आते हैं किसमें, विषम पोषी जीवों के अंदर। तो देखो अलग अलग प्रकार के सोर्स जो है हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद है, तो जीव जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी नेचर के अनुसार इन पोषण को क्या करता है, प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक, चलो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, यस कौन बताएगा मुझे, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है बच्चे, हाँ जी बच्चे बताइए जी। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, ये करेंगे कौन, आप कर लोगे क्या प्रकाश संश्लेषण की मैम हम जा रहे हैं धूप में बैठने और हम करेंगे अब फोटोसिंथेसिस, हैं धूप में बैठ जाओ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना ना ना, ये कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है, आपके पास क्लोरोफिल नहीं है आप नहीं कर सकते। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे, ये यहां पर ये है सन, ठीक है, ये क्या है सन, इससे क्या करेंगे, इस सन से इस सन से ये सूर्य प्रकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या की, सूर्य प्रकाश को ग्रहण किया, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। तो ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है वो आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसको करते हैं यहाँ पर क्या, अवशोषित। ठीक, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, दो चीजें हमें यहाँ पर चाहिए। सबसे पहला तो आपको क्या नजर आ रहा है ऊपर, सूर्य प्रकाश, तो यानी कि चाहिए क्या, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और दूसरा क्या चाहिए यहाँ पर, क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधों का जो हरा कलर है उनकी पत्तियों का, तनों का, वो किसकी वजह से है, इस क्लोरोफिल की वजह से है। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसको अवशोषित करके बनाते हैं क्या, ग्लूकोज, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, यानी कि C6H12 कार्बोहाइड्रेट, O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज और ये वाटर, ये है फोटोसिंथेसिस। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं है। तो देखो यहां पर हम इसको बैलेंस करेंगे, आप लगा दीजिए 6CO2 12H2O, ठीक, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ये क्या हो गया, अपना फोटोसिंथेसिस हो गया। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी, क्लोरोफिल चाहिए, हमें सूर्य प्रकाश चाहिए, हमें नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये अपनी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब हम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए अगर उत्पादक ना होना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम इन्हीं पर निर्भर है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वपोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, जिसमें भोजन के लिए जीव जो है वो दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, मनुष्यों की, तो स्वपोषी जीव है, विषम पोषी जीव है। सबसे पहले तो ये आंसर दो, स्वपोषी है, विषम पोषी है। देखो हम सनलाइट में बैठ के प्रकाश संश्लेषण तो नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं वो विषम पोषी जीव होते हैं। ठीक, चलिए हमारे अंदर इस पूरे भोजन को पचाने के लिए, देखो अपना भोजन ले लिया, या तो उत्पादकों से ले लिया, किसी दूसरे जीव से ले लिया, अब भोजन अंतर गया, अब इसका शरीर के अंदर क्या होगा, पाचन होगा, इसीलिए तो प्राणी संभोजी हुए हम। तो हमारे जो भोजन का पाचन है उसका पाचन किसके द्वारा होगा, पाचन तंत्र के द्वारा होगा। भोजन का पाचन किसके द्वारा होगा, हमारे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होगा। जो पाचन तंत्र है, मुझे एक बात बताइए, भोजन का पाचन स्टार्ट कहां से होता है, भोजन का जो पाचन है वो स्टार्ट कहां से होगा, भोजन का पाचन स्टार्ट कहां से होगा, आप कहोगे पेट में जाके,
भोजन का पाचन जो है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, हमारा मुख, ठीक है। फिर मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर स्टमक आ जाता है। तो देखो, पहले मुख, ये आपके क्या हो गई अंदर, ये पूरी मुख गुहा हो गई, ठीक। फिर उसके बाद भोजन किस में जाएगा? इस ईसोफेगस ग्रास नली में जाएगा। ये क्या है? ईसोफेगस है, ग्रास नली है, ठीक। भोजन यहां से जाएगा। अब यहां से जाके भोजन कहाँ जाएगा? ये दिख रहा है आपको जे शेप का, ये स्टमक, जिसको हम क्या कहते हैं? आमाशय। तो भोजन जाएगा इस आमाशय के अंदर, ठीक है जी। आमाशय के अंदर भोजन गया। अब इस स्टमक से, आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? थोड़ा बहुत पचा इसके अंदर, फिर आपके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो आपको दिख रही है, इसका नाम चाहे छोटी आंत तक, काम इसके बहुत बड़े है ना। भोजन का संपूर्ण पाचन जो होगा वो इस छोटे आंत के अंदर ही होगा। तो ये क्या हो गई आपकी? छोटी आंत, ठीक है। भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है यहां पे होगा जल का अवशोषण। क्यों होता है यहां पर, ये भी बता दूंगी, ठीक। तो भोजन आपने मुंह से खाया, आपके दांतों ने उसको काट दिया, जीवों के द्वारा जो लार है वो उसमें मिक्स हो गई। मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी मौजूद होती है, जिसके द्वारा एक एंजाइम स्त्रावित होगा। इन्हीं एंजाइमों की वजह से ही जो भोजन के जटिल अणु हैं वो सरल अणु में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अब ये भोजन ग्रास नली से होता हुआ स्टमक में आया, आमाशय में, जहां पे जठर रस मौजूद है। थोड़ा बहुत भोजन यहाँ पचेगा, फिर छोटी आंत में आएगा। फिर ये छोटी आंत जो है वो सारी ग्रंथियां होती है, उनसे स्त्रवण प्राप्त करती है, उसको भोजन के साथ मिक्स करती है और उस भोजन का पाचन कर देती है, ठीक है। पाचन हो गया, फिर अवशोषण हो जाएगा, है ना। अवशोषण करना भी जरूरी है, काम कर दे और जो है यहाँ पे उसको रखे ही ना, भूल जाए ना ना ना, उसका अवशोषण होगा। फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे खिसकेगा, बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण होगा, फिर इस गुदा के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से ये पूरा अपना पाचन तंत्र होता है। हर एक अंग का यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इसमें आहार नाल होती है अपने पूरे पाचन तंत्र के अंदर, और पाचन ग्रंथियां होती है। किस किस से मिलकर बना है अपना पाचन तंत्र? आहार नाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर आपके कौन बनाती हैं? ये बनाती हैं पाचन तंत्र। ये मिलकर आपकी क्या बना लेंगी? यहां पर ये मिलकर बना लेती हैं यहां पर इस पाचन तंत्र, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ये मिलकर आपके यहाँ पर क्या बन गई? ये पाचन तंत्र बन जाएगा। हर एक का क्या रोल होता है, ये हम जब एक एक पार्ट को, एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो होता है पाचन तंत्र, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गई जटिल जीवों की बात, लेकिन जीव जो है वो सरल भी तो होते हैं। कुछ ऐसे जीव भी तो होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। अब मान लीजिए मैम अमीबा की बात करें तो उसका तो पूरा शरीर ही एक कोशिका से मिलकर बना है, तो इतने सारे तंत्र उसमें कहाँ मौजूद होंगे? जो आपके सरल संरचना वाले जीव है उनमें इतने सारे सिस्टम कैसे होंगे मैम? फिर कैसे क्या होगा? फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा? फिर क्या उनमें कोई और प्रोसेस होती है क्या? इन सब की बात कर रहे हैं अभी अपन। चलो, नेक्स्ट है आपका श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब है यह है क्या? सिर्फ आपने इनहेल किया यानी कि श्वास अंदर ली, श्वास बाहर छोड़ी यानी कि एक्सेल किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण भी होता है। किसका? ऊर्जा का निर्माण भी श्वसन के द्वारा ही होता है बच्चे। ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा ही होता है। आप कहोगे मैम कैसे? कैसे होगा? तो देखो, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। देखो, अगर हम बात करें यहां पर किसकी? श्वसन की, रेस्पिरेशन की, तो श्वसन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सांस ले ली अंदर
और सांस बाहर छोड़ दी नहीं। आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण भी होगा रेस्पिरेशन के माध्यम से। देखो, अगर हम बात करें एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि वायुवीय और अवायुवीय श्वसन की, वायुवीय भी लिख देते हैं और वायुवीय भी लिख देते हैं कई जगह, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायुवीय श्वसन नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायुवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। देखो क्या होता है बच्चे, अगर हम बात करें कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, हमारे अंदर क्या है, भोजन का पूरा पाचन हुआ, ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म होता है उसमें चेंज हो गया, हमारे बॉडी के अंदर अब क्या है, ग्लूकोज। अब उसका क्या होगा, विघटन होगा, उसके विघटन से ही हमें ऊर्जा मिलेगी। तो जो ग्लूकोज है वो पहले टूटेगा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो टूट रहा है तो उससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के बंडलों के रूप में हमारे शरीर के अंदर संचित रहती है, ठीक। चलो, अवायवीय श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। इसमें जो ऊर्जा बनेगी इसमें बहुत कम एटीपी बनेंगे। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर बात करें कि क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ठीक, ठीक है जी, ये हो गया ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है वो टूटेगा किसमें, जो ग्लूकोज है वो टूटता है पायरुवेट में। कहां पर, किस अंग में टूटेगा, यानी कि कहां पर ये प्रक्रिया संपन्न होगी, ये होगी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। कहां पर, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया जो है वो आपके संपन्न होती है, पायरुवेट में टूट जाता है, ठीक। अब पायरुवेट से यहां पे ब्रेकडाउन होगा इसका किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ये जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो किस रूप में संचित रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो ऊर्जा है ना वो एटीपी के बंडलों के रूप में संचित रहेगी। किसमें, एटीपी के बंडलों के रूप में। ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं। अब देखो, जो पायरुवेट से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट रहा है, ये प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। आप क्या बचपन से, हाँ हाँ हाँ, बचपन, ठीक है, क्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। क्यों कहते हैं, अब पता चला, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के बंडलों के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। इसीलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी तो इसी के अंदर है, एटीपी के बंडल इसी के अंदर है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये क्या है, वायुवीय श्वसन है। ये कौन सा श्वसन है बच्चे, वायुवीय श्वसन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अब जैसे अगर हम बात करें ईस्ट की, उसमें अवायुवीय श्वसन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, उसमें इथाइल अल्कोहल मेन प्रोडक्ट बनता है। ये हो गई श्वसन की प्रक्रिया। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे चलिए, अब बात करते हैं किसकी, सर्कुलेशन की, वहन की। वहन में क्या होगा, हमारे शरीर का जो रक्त है, ऑक्सीजन है, उसको भोजन है, उसको शरीर के और भागों तक जाना है, खाना है, हर कोई मांगेगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन है, हर कोई मांगेगा बॉडी के अंदर। कैसे भेजे, कोई अंदर लगा रखी है मशीन है, क्या ट्रांसपोर्ट के लिए बस लगा रखी है, कार लगा रखी है कि भेज देगी सबको, कौन लेके जाएगा, ये ब्लड लेकर जाता है हमारा, कौन, रक्त लेकर जाता है, ये शरीर के सारे अंगों तक भोजन को और ऑक्सीजन को। तो भोजन व ऑक्सीजन को शरीर में
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। जो हमारा हृदय होता है ना, वो एक क्या है, पंपिंग स्टेशन है। ये क्या है, पंपिंग स्टेशन है। ये क्या करेगा, हमारे ब्लड को पंप करेगा, और जो ब्लड है उसमें खाना है, ऑक्सीजन है, वो शरीर के क्या हो जाएगा, भागों तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वहन तंत्र की आवश्यकता होती है किस चीज के लिए, शरीर में ऑक्सीजन, खाना पहुंचाने के लिए। ये जो है अपने ब्लड को पंप करेगा हार्ट, और जिससे हमारी शरीर में ये सारी चीजें, जो भोजन है, जो ऑक्सीजन है, वो सर्कुलेट हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हमारे रक्त का रंग लाल क्यों है? इश्क का रंग नहीं पूछा है मैंने, रक्त का रंग पूछा है। रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों है? ये क्वेश्चन का जवाब दो। पहली चीज तो रक्त का रंग लाल क्यों है। और एक क्वेश्चन और सोचो दिमाग में कि हमारे सराउंडिंग इतनी सारी गैसेस है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही है इस तरीके से, यानी कि हमारे भागों तक ऑक्सीजन ही कैसे पहुंच रही है? इनके लिए जिम्मेवार है कौन? एक जना, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है। इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? अपना एक श्वसन वर्णक है। क्या है बच्चे? श्वसन वर्णक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मैंने इसको श्वसन वर्णक क्यों बोला है? देखो, श्वसन वर्णक इसीलिए क्योंकि जब हमारी ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा अंदर ली, अब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर तक ट्रेवल करेगी, ठीक, तो उसके लिए यानी कि श्वसन में भाग ले रहा है, ये ऑक्सीजन को ट्रेवल करवा रहा है, तो ये श्वसन वर्णक। हमारे रक्त का रंग लाल है इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। हमारा ब्लड जो है वो रेड होता है, तो वर्णक ये रंग दे रहा है हमारे ब्लड को, इसीलिए वर्णक हो गया। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? श्वसन वर्णक, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमने इस हीमोग्लोबिन को कहा है। इसकी वजह से हमारा ब्लड लाल है, इसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो जो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को क्या दे रहा है, यहाँ पर लिफ्ट दे रहा है। क्लियर सभी को? आई नहीं आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वहन तंत्र होगा। अब सारा काम हो गया, लेकिन इस घर से कचरा तो बाहर निकालो मैम, कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कैसे निकाले इस कचरे को? तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे हमारे घर में कचरा निकलता है जो हमें जरूरी नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी को जिस चीज की जरूरत नहीं है भगाओ बाहर, है ना। तो यहाँ पर अनुपयोगी व हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक तंत्र जो है, आवश्यक प्रक्रिया जो है वो क्या है? उत्सर्जन है, और तंत्र का नाम है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन अपशिष्ट मटेरियल की, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट की, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की, तो ये जो आपके नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ना, ये ना बॉडी के लिए क्या है? जहरीले हैं, विषैले हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अब कौन कौन से प्रकार इनके हो सकते हैं? जैसे देखो, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम जीवों को डिवाइड कर देते हैं। अमोनिया को जो उत्सर्जित करेंगे वो अमोनियोसर्गी, जो यूरिया को उत्सर्जित करेंगे यूरिया उत्सर्जी, और जो यूरिक अम्ल को करेंगे वो यूरिको उत्सर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अगर शरीर में रहेंगे तो जहरीलापन बढ़ेगा, इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, जिसके लिए ही हमारे पास क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र मौजूद होता है, जिसमें ये आपको दिख रही है ऐसे राजमा से, राजमा नहीं है, ये क्या है? किडनियां आपकी, ये क्या हो गई? यहाँ पर वृक्क है। एक जोड़ी वृक्क मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं? ये जो आपकी किडनी होती है ना, वो रुधिर को फिल्टर करती है। वृक्क का कार्य क्या होता है?
किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है रुधिर को छानना, ब्लड फिल्टरेशन। रुधिर को छानने का काम करेगी कौन? आपके किडनी। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रही है नलियां, ये क्या है? मूत्र वाहिनी, यूरेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स। ये क्या है यहां पे? ये मूत्राशय। ठीक, और फिर आगे जाके ये ओपन होता है किसमें? मूत्र मार्ग में। ठीक है, तो ये मिलके आपके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी, ये उस यूरिन को आगे लेकर जाएगी, मूत्र का निर्माण हो जाएगा। ये उस मूत्र को आगे लेके जाएगी, इस ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर ये जो मूत्र है वो इकट्ठा रहता है, मूत्र मार्ग के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो कैसे होगा, मूत्र कैसे बनेगा, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हम जब चैप्टर का ये डिटेल पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे तंत्र जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखो, सारे जीव एक जैसे तो नहीं होते, हर कोई अलग अलग है ना, वो अलग है, वो अलग है, तो यहाँ पे जीव भी एक जैसे नहीं है। तो क्या सब में ये सिस्टम मौजूद होते हैं, चाहे वो सरल संरचना वाले जीव हैं, चाहे वो जटिल संरचना वाले जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव है, क्या सब में एक ही तरीके से होगा या अलग अलग तरीके से? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो, जो सरल संरचना वाले यानी कि सरल जीव होते हैं, उनमें ये प्रोसेस जो होती है श्वसन वगैरह की, वो किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, विसरण के द्वारा ये प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन इनमें तो किसके द्वारा हो रही है? विसरण के द्वारा हो रही है। लेकिन जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं, उनमें ये प्रोसेस के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं, उनमें डिफ्यूजन के द्वारा ये प्रोसेस नहीं हो सकती। क्यों? उनमें विसरण प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे अगर हम बात करें कि जो सरल संरचना वाले जीव है, उनकी शरीर की जो संरचना होती है वो क्या होती है? सिंपल होती है। तो उसमें डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा ही जो ये चीजें हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया भी हो जाती है। लेकिन जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं, उनका शरीर क्या हो गया? जटिल हो गया। अब जैसे जैसे जीव का आकार बढ़ रहा है, तो उनकी संरचना भी क्या होती जा रही है? यहाँ पे जटिल होती जा रही है। तो विसरण जो है वो पर्याप्त नहीं है उसके लिए। क्या इस विसरण के माध्यम से हमारा पूरा जो बॉडी है उसको सारी ऑक्सीजन मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। तो विसरण पर्याप्त नहीं है जटिल संरचना वाले जीवों के लिए, क्योंकि इनकी जो शरीर की संरचना है वो ही इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो पर्याप्त नहीं होगी। इसीलिए जो उच्चतर जीव होते हैं, उनकी संरचना जटिल है, इस वजह से उनमें विसरण नहीं होगा। ये सारे सिस्टम्स जो है वो उनके अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर सभी को? आइए यहाँ पर बात समझ में। तो आज की इस क्लास में हमने ये सब पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर इसका इंट्रोडक्शन दिया है, आपको बताया है कि ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन उत्सर्जन, सब जवाब देंगे देखो ना कमेंट सेक्शन में, कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से कौन संबंधित है? आमाशय है, हृदय है, प्लीहा है या वृक्क है? आमाशय तो पाचन तंत्र से संबंधित है, हृदय जो है वो हमारे परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, प्लीहा ब्लड बैंक कहते हैं इसको, है ना, और वृक्क ये हमारे जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2। श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट में विखंडन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में या लाइसोसोम में? ग्लूकोज
अणु जो है वो पाइरुवेट में कहां पर टूटेगा? पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में टूट रहा है, पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल बन रहा है, तो ये कहां पर होगा? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंदर। आंसर आएगा अपना ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शरीर में ऑक्सीजन तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है? जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र या परिसंचरण तंत्र? तो क्या जरूरी है ऑक्सीजन और भोजन के स्थानांतरण के लिए? परिसंचरण तंत्र, वहन तंत्र चाहिए ना। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन 4 आंसर आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हमारे जैसे बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? बताइए कि अगर बात करें हमारे जैसे, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में जो विसरण है वो क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि हमारे शरीर की जो संरचना है वो क्या है? जटिल है, और जटिल संरचना वाले जीवों में विसरण क्या है? अपर्याप्त होता है। तो इसलिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र मौजूद होते हैं। क्लियर? चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? बताइए कौन से प्रक्रम है जो कि आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है? ठीक है, बताइए। देखो, हमें चाहिए पाचन तंत्र भी, हमें चाहिए श्वसन तंत्र भी, हमें चाहिए परिसंचरण तंत्र भी, हमें चाहिए उत्सर्जन तंत्र भी, हमें चाहिए तंत्रिका तंत्र भी, अंतःस्रावी तंत्र भी, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे ये भी तो जरूरी है ना। ठीक, सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि जो बहुकोशिक जीव है हमारे जैसे उनमें विसरण अपर्याप्त है, तो ये बहुकोशिक और एक कोशिक का मतलब क्या है इसको आप बताएंगे। तो आज के इस क्लास में हमने एक ओवरव्यू लिया है कि इस चैप्टर के अंदर पाचन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, उत्सर्जन और परिसंचरण किसे कहते हैं, इनके लिए किन अंगों की, किन तंत्रों की आवश्यकता है। ठीक है, और ये रहा आपका होमवर्क। आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिक जीव, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। क्लियर? तो यहां तक आपको सारी चीजें आई नहीं आई समझ में? कंप्लीट है, केवल और केवल इंट्रोडक्शन हमने लिया है, चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है। तो इसी तरीके से हम क्लासेस के अंदर सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लासेस के अंदर और वहां पर सारी चीजों को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से जानिए। चलिए, और इस होमवर्क को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मिलेंगे हम क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।